अच्छा, कल हम लोगों ने देखा था आयनिक बॉन्डिंग के वक्त जो आयनिक बॉन्डिंग करते हैं एलिमेंट्स वो कौन से होते हैं। ग्रुप 1 का कोई एलिमेंट हो, ग्रुप 2 का कोई एलिमेंट या ग्रुप 3 का कोई एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट, ये मेटल्स होते हैं। अगर ये बॉन्ड बनाते हैं ग्रुप 5, ग्रुप 6 या ग्रुप 7 के किसी एलिमेंट के साथ, तो वो बॉन्ड हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनता है। इसी तरह अगर ग्रुप 4 का कोई एलिमेंट हो, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 और हाइड्रोजन, ये लोग आपस में अगर बॉन्डिंग करेंगे ना, तो वो बॉन्डिंग होती है हमारे पास कोवेलेंट। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? देखो, आयनिक बॉन्डिंग में एक एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो कैटाइन बना लेता है, और दूसरा एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है या 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो वो एनाइन बना लेता है। और कैटाइन और एनाइन जो है वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो इस तरह से जो हमारे पास बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड बनता है। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली बन रहा होता है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें जो एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन नहीं करते, बल्कि शेयर करवाते हैं। अब क्या मतलब है शेयर करवाने से? फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, ग्रुप 7 का एक एलिमेंट है क्लोरीन। क्लोरीन का जो प्रोटॉन नंबर है वो 17 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ तो बनेगी 2,8,7। क्लोरीन जो है वो उसका आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो क्लोरीन जब ग्रुप 1, 2, 3 या ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो आयनिक बॉन्ड बनाता है, वो उसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और ये गेन कर लेता है। लेकिन क्लोरीन अगर दूसरे क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा तो वो फिर हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होता है। उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन अपने क्या करते हैं, शेयर करते हैं। किस तरह से शेयर करते हैं? देखो, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्लोरीन का अगर मैं एटम देखूं तो हर क्लोरीन एटम में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 3 शेल एनर्जी शेल्स होंगे। पहले एनर्जी शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा, अब अगर मैं क्लोरीन का दूसरा एटम इसके पास आता है, तो ये लोग करते ही क्या है आपस में, इनके पास एक-एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा दोनों क्लोरीन एटम के पास, तो वो करेंगे क्या, आपस में इसको शेयर करवा लेंगे कि थोड़ी देर के लिए एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के पास होगा, दूसरे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन पहले वाले क्लोरीन के पास होगा, और ये जो शेयरिंग होती है इसको हम कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है। अब ये शेयरिंग हो किस तरह से रही होती है कि ये दोनों क्लोरीन एटम, ये इनके पास जो एक-एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करवा लेंगे। तो यूजुअली कोवेलेंट बॉन्ड बनाते वक़्त हम लोग कंप्लीट शेल्स नहीं बनाते हैं, वो हमेशा आउटर शेल बनाने के लिए कहता है, क्योंकि अगर मैं सारे शेल बनाऊँगा तो बॉन्डिंग दिखाना बहुत मुश्किल होती है। और अगर सिर्फ आउटर मोस्ट शेल दिखाएँगे तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में हमें पता है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 क्लोरीन के एटम आपस में इनके आउटर मोस्ट शेल ऐसे आप ओवरलैप करते हो, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसी तरह दूसरे क्लोरीन के एटम के इलेक्ट्रॉन आपने क्रॉस से दिखा दिए। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बीच में है, जो कि जिसकी वजह से बॉन्ड बन रहा है। तो क्लोरीन की हम कोवेलेंट बॉन्डिंग इस तरह से दिखा रहे होते हैं। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्डिंग, इस तरह की कोवेलेंट बॉन्डिंग को हम लोग डॉट एंड क्रॉस कहते हैं, क्योंकि एक एटम के इलेक्ट्रॉन हम डॉट से दिखा रहे हैं और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन हम क्रॉस से दिखा रहे होते हैं। एक्सटेंड करोगे फिर ये एंगल निकालोगे। सभिया, आपका माइक ऑन बार बार ऑन हो रहा है खुद ही। अच्छा देखो, इस बॉन्डिंग को दिखाना कैसा है? हम लोग ना शेल्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इस बॉन्डिंग को हम लोग इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि मैंने एक क्लोरीन का एटम बनाया, दूसरा क्लोरीन का एटम बनाया, इनके बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा, जो पहला वाला क्लोरीन है बस उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स बना दूंगा, उसके सराउंडिंग में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और जो सातवां है वो शेयर कर रहा है। इस तरह दूसरा जो क्लोरीन एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स बना दूंगा, और जो सातवां इलेक्ट्रॉन है वो शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरह से भी हम लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग दिखाते हैं, और ये वाला तरीका मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ये वाला तरीका फॉलो करो।
ये इसमें एरर के चांसेस कम होते हैं और जल्दी बन जाता है और इजीली बनता है, गलतियाँ नहीं होती हैं इसमें। और ये भी एक्सेप्टेबल है, जो ऊपर वाला है वो भी एक्सेप्टेबल है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो नीचे वाला है ना, वो बनाया करो। अब इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। कैसे पता कोवेलेंट मॉलिक्यूल है? क्योंकि हमारी क्या बात हुई कि ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 और हाइड्रोजन, ये लोग आपस में जब बॉन्ड बनाते हैं तो वो कोवेलेंट बनाते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन है ग्रुप 7 का, जो कि क्लोराइड बना है। तो ये लोग आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अब इनकी कोवेलेंट बॉन्डिंग देखो किस तरह से बनानी है। सबसे पहले तो आप देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन को सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है स्टेबिलिटी के लिए। सिमिलरली क्लोरीन जो है वो ग्रुप 7 का है, उसके पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसको कितने रिक्वायर्ड होते हैं स्टेबिलिटी के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है सिर्फ। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम को रिक्वायर्ड होते हैं स्टेबिलिटी के लिए, वो उतने ही नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। मतलब क्लोरीन जो है वो एक बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन को भी एक ही इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, तो वो भी जो है एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो एक अपना एक रूल बना सकते हो ये कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म बाय एनी एटम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट रिक्वायर इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है, तो वो दोनों एक एक बॉन्ड बनाएंगे। तो ये लोग आपस में इसका इस तरह से एक बॉन्ड बना दो, बीच में एक डंडी लगाओ, एक डंडी शो करती है एक बॉन्ड। और फॉर एवरी बॉन्ड फॉर्म्ड, फॉर एवरी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड, मतलब एक एक एटम का और एक दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन। तो हर एक जब भी एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा फॉर वन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म, तो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो शेयर हो रहे होंगे। बाकी इनके आउटर मोस्ट शेल ज़रूर दिखाना, जैसे क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स और हैं। तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड की कोवेलेंट बॉन्डिंग बन जाती है। अच्छा, अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास बन रहा है, इसमें ये सबसे पहला रूल तो ये कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एनी एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट रिक्वायर इन इट्स आउटर मोस्ट शेल टू गेट स्टेबल। अब इसकी कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेट्स से वी हैव ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ O2। ऑक्सीजन एटम जो है वो अकेला नहीं रहता कभी भी, वो O2 मॉलिक्यूल बना के रहता है। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है उसमें 2 ऑक्सीजन एटम है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ऑक्सीजन का। अच्छा, कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके फॉर्मूले आपको एक्सपेक्ट किया जाता है कि याद होने चाहिए। सुभाष, हाइड्रोजन पे क्यों एक और इलेक्ट्रॉन होगा? हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, और वो उसने शेयर कर लिया, उसके पास तो और कोई है ही नहीं। सही है। अच्छा, ऑक्सीजन जो है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ तो 2,6। ऑक्सीजन वैसे अगर आप देखो तो ग्रुप 6 का है, ग्रुप 6 का है तो उसका आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको स्टेबल होने के लिए रिक्वायर्ड कितने इलेक्ट्रॉन्स? टोटल इसको 8 करना है अपने आउटर मोस्ट शेल में, तो 6 इसके पास ऑलरेडी हैं, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और रिक्वायर्ड हैं। और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी एटम को, वो उतने ही नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। तो इसको अगर 2 रिक्वायर्ड हैं तो ये 2 ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो एक ऑक्सीजन एटम जो है वो 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो मैं एक ऑक्सीजन एटम ऐसे लिखा, एक और लिखा, ये इन्होंने 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने हैं। तो आपस में ये दोनों बनाएँगे क्योंकि और तो कुछ है नहीं। और हर कोवेलेंट बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं, मतलब एक बॉन्ड एक एटम शेयर करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम शेयर करेगा। इसी तरह एक ऑक्सीजन के एटम मैंने डॉट से दिखा रहा हूँ, दूसरे के मैं क्रॉस से दिखा रहा हूँ। हर ऑक्सीजन एटम के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 तो उसने शेयरिंग पे लगा दिए हैं और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में दिखा देना। दूसरे ऑक्सीजन में भी कुछ ऐसा ही होगा। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन की कोवेलेंट बॉन्डिंग बन जाती है। अगर कोई सवाल आ रहा है ज़हन में तो पूछ लो। मैं ये आपको कह रहा था कि कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, उनके हमें फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। देखो, आयनिक कंपाउंड अगर आपको देता है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो आप उसकी बॉन्डिंग बना लेते हो। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड सबसे पहले तो पहचानोगे कौन से, कि अगर ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 या हाइड्रोजन,
मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ग्रुप 7 के 2 एटम्स आपस में भी कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया। ग्रुप 6 के आपस में 2 एटम ऑक्सीजन, ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जैसे ग्रुप 4 का कार्बन है और ग्रुप 7 का क्लोरीन है, तो ये लोग भी आपस में बॉन्ड बना लेंगे। यूजुअली ये लोग हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहे होते हैं, जैसे कि ग्रुप 6 का ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, तो ये मिलके जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, एक H2O मॉलिक्यूल हमारे पास बनता है, जिसको तुम लोग जानते हो, ये होता है वाटर। ठीक है? तो जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, यूजुअली हमारे पास जो सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे होते हैं, उनके कुछ के फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। वैसे तो आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वो आपको याद होते जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी कुछ ना कुछ जैसे जैसे मैं अभी बताता जाता हूँ कि जैसे क्लोरीन जो है वो Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो आपको याद होना चाहिए और इसको हम कहते हैं क्लोरीन गैस। इसी तरह ऑक्सीजन O2 होता है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन गैस। तो जब भी मैं ऑक्सीजन गैस की बात करूंगा तो मतलब मैं O2 की बात कर रहा हूँ। जब भी मैं हाइड्रोजन गैस की बात करूंगा तो मतलब मैं H2 की बात कर रहा हूँ। इसी तरह वाटर H2O होता है, ये आपको याद होना चाहिए, उसका फॉर्मूला है, कहीं लिखा हुआ नहीं देगा आपको। इसी तरह एक और हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल है अमोनिया, उसका फॉर्मूला होता है NH3, ये भी आपको याद होना चाहिए। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। और ये टाइम टू टाइम आप किसी ना किसी चैप्टर में ये कोई ना कोई कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे होगे, तो आपको ये याद होते भी जाएंगे। सिमिलरली और भी हमारे पास होते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 होता है। HCl जो होता है वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है। ठीक है, ये एसिड भी बनता है, इसको पानी में डालो तो ये एसिड हो जाता है HCl। तो इस तरह की कुछ सिंपल फॉर्मूलाज आपके पास आते जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट लिख दी है ना, तो अभी आपने काम ये करना है कि ये इसको अपने पास कॉपी डाउन कर लो और याद कर लो, क्योंकि और भी कुछ हमारे पास फॉर्मूला आएंगे जो कि आपको टाइम टू टाइम आपको याद रखने हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और कोवलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये भी कोवलेंट बॉन्डिंग है, इसका फॉर्मूला होता है CO2, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसमें कैसे पता कोवलेंट बॉन्डिंग है, क्योंकि देखो कार्बन ग्रुप 4 का है और ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है, तो ग्रुप 4 और ग्रुप 6 ये जब आपस में बॉन्ड बनाएगा तो ये कोवलेंट मॉलिक्यूल बनाएगा। अब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है वो हमें कैसे पता चलेगा, कि कार्बन जो है वो हमारे पास है ग्रुप 4 का, और उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ बॉन्ड वो एटम बनाता है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और उसका रिक्वायर्ड 4 है, तो वो 4 ही बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन को हम लोग देख चुके हैं, ऑक्सीजन है हमारे पास ग्रुप 6 का, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको रिक्वायर्ड कितने हैं, इसको रिक्वायर्ड है 2 इलेक्ट्रॉन्स 8 कंप्लीट करने के लिए, अपना शेल ऑक्टेट करने के लिए, और अपने शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो 2 बॉन्ड बनाएगा। तो एक कार्बन ने जो है वो 4 बॉन्ड बनाने और एक ऑक्सीजन ने जो है 2 बॉन्ड बनाने। अभी जो फॉर्मूला है ये है CO2, मतलब एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। तो अब अगर मैं एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनाता हूँ, तो एवरी ऑक्सीजन हैज टू मेक 2 बॉन्ड्स। तो इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना लिया। अब अगर आप दूसरे ऑक्सीजन के बारे में सोचो कि उसको मैं ऐसा कहाँ पे लगाऊं कि वो भी 2 बॉन्ड बना सके और कार्बन के 4 बॉन्ड बने कंप्लीट। तो अगर मैं इन पहले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये 2 बॉन्ड बना दूं और दूसरे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक और 2 बॉन्ड बना दूं, मतलब एक और ऑक्सीजन जो है, 2 ऑक्सीजन है ना, और उसके भी 2 बॉन्ड बनने हैं। और इस तरह से अगर देखो तो दोनों ऑक्सीजन ने अपने 2-2 बॉन्ड बना लिए और कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड बना लिए। तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की बॉन्डिंग बन जाती है। लेकिन ये केमिकल बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग जब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक आप इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाओ। अगर इसके कार्बन के इलेक्ट्रॉन आप डॉट से दिखा रहे हो तो फिर ऑक्सीजन के आप क्रॉस से दिखाना। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन डॉट से दिखा रहे हो, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 के 4 शेयर करेगा क्योंकि वो 4 बॉन्ड बना रहा है। और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन अगर आप क्रॉस से दिखा रहे हो तो जितने बॉन्ड बनेंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर होंगे। ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आ जाएंगे।
बाकी ऑक्सीजन के पास आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 और बचे, वो मैंने 2-2 करके लोन पेयर में बना दिए लाइक दिस। तो वो इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहे होते हैं ना, जैसे ये हमारे पास एक कार्बन का और एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि आउटर मोस्ट शेल के शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते, उनको हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सही, कोई सवाल है किसी का यहाँ तक? ठीक है, नहीं तो फिर ये अमोनिया गैस NH3 इसका फॉर्मूला होता है। ये भी एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, क्योंकि नाइट्रोजन इज फ्रॉम ग्रुप 5 एंड हाइड्रोजन, अब ग्रुप 4, 5, 6, 7 और हाइड्रोजन, ये लोग आपस में, मुझे पता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। नाइट्रोजन ग्रुप 5 का है और हाइड्रोजन भी इसी फैमिली में, तो दे विल आल्सो मेक कोवेलेंट बॉन्ड। अब नाइट्रोजन कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है? नाइट्रोजन है ग्रुप 5 का, सिंबल उसका N है, दिस इज ग्रुप 5। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसको रिक्वायर्ड कितने? 8 कंप्लीट करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन और रिक्वायर्ड है। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ बॉन्ड्स कोई भी एटम बनाता है। तो ये कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा? 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। सिमिलरली अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, तो एक ही बॉन्ड बनाता है। तो इसकी बॉन्डिंग कैसे बनेगी? एक नाइट्रोजन है इस फॉर्मूले में और 3 हाइड्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड 3 बॉन्ड बनाना है, लेकिन एक हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बना सकता है ना। तो पहले वाले हाइड्रोजन ने अगर नाइट्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना लिया, तो अब ये हाइड्रोजन कोई और बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि ये एक ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन नाइट्रोजन के तो 2 बॉन्ड और बनने हैं ना। तो इसी तरह मैं 3 डिफरेंट जगह पे 3 हाइड्रोजन लगा दूंगा। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन में डॉट से शो कर रहा हूँ, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि वो ग्रुप 5 का है। 3 तो उसने बॉन्ड बना लिए, मतलब 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग यूज्ड टू मेक कोवेलेंट बॉन्ड। बाकी 2 इलेक्ट्रॉन जो बचेंगे वो एज अ लोन पेयर में नाइट्रोजन के ऊपर बना दिया है, कहीं भी बना दो। और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेट से मैं क्रॉस से शो कर रहा हूँ, तो एक हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो और वो उसने शेयरिंग पे लगा दिया है। तो ये हमारे पास अमोनिया की कोवेलेंट बॉन्डिंग बन जाएगी। बॉन्डिंग देखो ऐसे ही बनाना, आपको जरूरत नहीं है बॉन्डिंग के लिए शेल्स बनाने के लिए। अगर आप इसके शेल्स बनाने जाते हो तो वो बहुत, एक तो मैसी हो जाता है बनाने में, ऊपर से टाइम भी ज्यादा ले लेता है। अगर लेकिन बनाना चाहो बना दो, कोई इशू नहीं है उसमें भी। गलत ये भी नहीं है, गलत वो भी नहीं है। बस ये क्योंकि इसमें डंडियां लगती हैं, तो फौरन पता चल जाता है कि कितने बॉन्ड्स बने हुए हैं, काम हमारा आसान हो जाता है। जैसे ये वाली अगर मैं बनाऊं, तो फिर नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स जो है मैं डॉट से दिखा रहा हूँ, तो एक एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने शेयर किया हुआ है, और हाइड्रोजन के साथ भी एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया हुआ है। तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो और इस तरह से भी दिखा सकते हो, जो आप लोगों को कन्वीनियंट लगे। अगर पहले से किसी ने प्रैक्टिस की हुई है, तो जो प्रैक्टिस हुई हुई है, जो आसान लगता है, वो बना लेना। इसी तरह हमारे पास जैसे होती है नाइट्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन गैस जो होती है उसका फॉर्मूला होता है N2। इसमें 2 नाइट्रोजन है। हमें पता है कि एक नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है। रीजन क्योंकि वो ग्रुप 5 का है, उसका आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको रिक्वायर्ड 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं वो एटम उतने ही बॉन्ड बनाता है, तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा। अब 2 नाइट्रोजन है, तो दोनों 3-3 बॉन्ड बनाएंगे, और इन दोनों को आपस में ही बॉन्ड बनाना है, और तो कोई है ही नहीं एटम, तो दोनों आपस में 3-3 बॉन्ड बना लेंगे इस तरह से। और हर बॉन्ड के लिए दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेंगे, तो टोटल 5 होते हैं। 3 शेयरिंग पे लगा दिए लेफ्ट वाले नाइट्रोजन ने, तो एक लोन पेयर होगा। इसी तरह राइट वाले नाइट्रोजन ने भी यही है। सही है। अब अगर इसका इस तरह से आप एनर्जी ऑर्बिटल इस तरह से बनाते हो ना, तो यहाँ पे बस ख्याल ये रखना कि आपने अब देखो डंडी बनाने में फायदा क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक साइड पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे साइड पे बनाना थोड़ा आसान होता है। लेकिन यहाँ पे
फिर आपने ये ख्याल रखना पड़ेगा कि आपने एक डॉट बनाया, फिर आपने क्रॉस बनाया, फिर आपने एक डॉट बनाया, फिर एक क्रॉस बनाया, फिर डॉट बनाया, फिर क्रॉस बनाया। तो यहाँ पे सारी गंदगी जो है ना वो यहाँ पे करते हो, और उसमें इतना कम जगह में इतनी सारी चीज़ें बनाने में फिर आप लोग गलतियाँ कर रहे होते हो। इसलिए ये जो बॉन्ड में इस डंडी बनाने वाला मेथड है ना, इट वर्क्स बेटर देन दैट मेकिंग शेल्स। तो बाकी आपकी जो आप लोगों को कन्वीनियंट लगे बस बनाना सही है। कोई सवाल है किसी का, कुछ पूछना है? अहमद, एमन, अली, सबिया, शानदाना, सुभाष, विनय। सही नाइट्रोजन वाला ये ट्रिपल वाला कैसे हुआ है? दो नहीं देखो होना चाहिए। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का है अहमद? 6। ग्रुप 5 का है। नाइट्रोजन इज इन ग्रुप 5, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? जवाब दे दो जल्दी जल्दी, मुझे माइक खोल लो। अहमद, लो चला ही गया। किसी और का कोई सवाल है? एमन फिर वो बाद में पूछना, क्लास जब एंड हो रही होगी ना उस वक्त पूछना अगर इस चैप्टर के अलावा कोई सवाल है, मुझे याद दिला देना। जैसी क्लास खत्म करने लगे पूछ लेना। अच्छा, वाटर H2O, वाटर की बॉन्डिंग आपको पता होनी चाहिए, वाटर H2O है। और ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास ग्रुप 6 का है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं, तो वो 2 बॉन्ड बनाएगा। तो मतलब ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बनाता है, इसी तरह हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। अब एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, और एक ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाने, तो 2 बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से, और एक एक हाइड्रोजन ने एक एक ही बॉन्ड बना सकता है। बाकी ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आप ऐसे दिखा देना, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में, 2 लोन पेयर की फॉर्म में आ जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग एक एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा। इसी तरह हमारे पास है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अच्छा, ये फॉर्मूला आपको वैसे याद होना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि अगर अभी याद नहीं है तो हम लोग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे तो श्योरली आपको याद हो ही जाएगा ये फॉर्मूला। कार्बन, अगेन कार्बन इज फ्रॉम ग्रुप 4। तो ग्रुप 4 क्या है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको रिक्वायर्ड कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं, तो वो कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन, इसके साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए, CH4 है ना, तो और एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, और एक कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो एक कार्बन के अराउंड आप 4 हाइड्रोजन लगा दोगे इस तरह से बॉन्ड बना के। और एवरी कार्बन विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन फॉर 1 बॉन्ड, एक बॉन्ड के लिए हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, और बाकी हाइड्रोजन जो है वो भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो ये हमारे पास CH4 की बॉन्डिंग बन जाती है। इसी तरह हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है इथेन, इसका फॉर्मूला होता है C2H6। अब देखो ये इथेन, मीथेन, प्रोपेन शायद अभी मुश्किल लगे, लेकिन जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये आपके लिए ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इजी काम हो जाएगा, क्योंकि ये इतने बार बना रहे होगे कि आपको याद होगा कि इथेन की बॉन्डिंग बनेगी कैसे। तो इथेन में 2 कार्बन है, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और 6 हाइड्रोजन है। तो पहले तो मैंने इन 2 कार्बन के आपस में बॉन्ड बना दिए। अब मुझे 6 हाइड्रोजन लगाने हैं, तो मैं हर कार्बन के अगर 4-4 बॉन्ड भी यूटिलाइज करता हूँ, तो 3 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ लग जाएंगे और 3 हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ लग जाएंगे। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही मैं बना सकता हूँ। क्यों?
क्योंकि मुझे 6 हाइड्रोजन लगाना है। तो 6 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन अगर मैं एक कार्बन पे लगा रहा हूँ, तो उस कार्बन के एक बॉन्ड तो ऑलरेडी बना हुआ था विद कार्बन, और बाकी 3 हाइड्रोजन मुझे लगाना है, तो 3 बॉन्ड बनाना है, तो टोटल 4 बॉन्ड हो जाएंगे, और कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा बना नहीं सकता, इसलिए मैं एक कार्बन का फिर एक ही कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड बनाऊंगा। अब अगर कार्बन के इलेक्ट्रॉन आप डॉट से शो कर रहे हो, तो इसमें देखो 2 कार्बन है, तो अब हमारे पास यहाँ पे की लेने में अब इशू ये होता है कि अब 2 कार्बन आपस में एक साथ लगे हुए हैं, तो क्या एक कार्बन के डॉट से शो करें, दूसरे कार्बन के क्रॉस से शो करें? हम ऐसा नहीं करेंगे। हम फिर क्या करेंगे, कार्बन कार्बन दोनों के ही इलेक्ट्रॉन जो है ना डॉट से शो करेंगे, और हाइड्रोजन का क्रॉस से शो करना पड़ेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऑक्सीजन बनाया था ना, तो ऑक्सीजन में तो दोनों ऑक्सीजन एटम थे, लेकिन एक ऑक्सीजन का एटम के इलेक्ट्रॉन मैंने डॉट से शो करे थे, और दूसरे ऑक्सीजन के एटम के इलेक्ट्रॉन मैंने क्रॉस से शो करे थे। लेकिन C2H6 में अगर मैं ऐसा करने जाऊंगा ना, तो वो बहुत अजीब सी बात हो जाएगी कि एक कार्बन डॉट, एक क्रॉस, और फिर हाइड्रोजन के किससे शो करोगे? तो या फिर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के लिए कोई और सिंबल लो, लेकिन हम इतनी डिटेल में जाते नहीं है, हमें जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर मैं दूसरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स भी डॉट से शो कर देता हूँ, तो मुझे चीज समझ आ जाएगी कि इन दोनों ने कार्बन कार्बन ने बॉन्ड बनाया हुआ, और यही हमारे पास तरीका होता है। तो हमें जरूरत नहीं होती है कि मैं दोनों कार्बन के अलग अलग फिर एक के डॉट से, एक के क्रॉस से, या तीसरे के और सिंबल लूँ, तो मैं दोनों कार्बन के डॉट से शो कर दूंगा। और हाइड्रोजन के क्रॉस से शो करें, तो हाइड्रोजन के साथ जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहा है वो क्रॉस से दिखा देना। इसी तरह हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं इथीन। इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4। अब इसमें 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। इथेन में 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन थे, तो 2 कार्बन इस कार्बन कार्बन अब हाइड्रोजन 4 लगे हुए हैं, तो हर पहले तो मैंने एक एक बॉन्ड बना दिया 2 कार्बन के बीच में ना, फिर एक कार्बन के साथ मैंने 2 हाइड्रोजन लगा दिए। अब भी क्या कहते हैं, हाइड्रोजन तो खत्म हो गए, 4 लगने थे, लेकिन कार्बन के तो 4 बॉन्ड नहीं हुए, दोनों कार्बन के 3-3 बॉन्ड हैं। तो फिर मैं इन दोनों कार्बन का आपस में एक एक बॉन्ड बना दूंगा, ताकि दोनों के 4-4 बॉन्ड हो जाएं, और इनके इलेक्ट्रॉन जो है हम लोग कार्बन के डॉट से शो कर रहे हो, तो दोनों कार्बन की डॉट से शो कर देना, और हाइड्रोजन के क्रॉस से शो कर देना। अहमद, आप नाइट्रोजन की बॉन्डिंग पूछ रहे थे, ट्रिपल बॉन्ड वाली। जी सर। तो मुझे बात बताओ, नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का है? 5th वन सर। ग्रुप 5। ग्रुप 5 का है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 5 का है ना, ग्रुप 5 का है इसलिए क्योंकि उसका आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। और उसको रिक्वायर्ड कितने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 8 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन 1 अभी देखो, जब भी ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए स्टेबिलिटी जो एटम अचीव करता है ना, तो वो कब करता है, जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, सिवाय उन 4 एलिमेंट्स के जिसके मैंने लास्ट क्लास में आपको नाम बताए थे, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम एंड बेरिलियम। इसके अलावा बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, और इसमें बोरॉन भी आता है, इसके अलावा बाकी सारे जो एटम्स हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, तब स्टेबल फील करते हैं। नाइट्रोजन इज वन ऑफ देम, जो कि अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहता है। तो अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए उसको और मजीद कितने रिक्वायर्ड हैं? 3, 5, 6, 7, 8, 3 इलेक्ट्रॉन्स और रिक्वायर्ड है ना। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी एटम को, वो उतने ही नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। तो एक नाइट्रोजन एटम जो है वो 3 बॉन्ड बनाएगा। सही है। तो अब तो है ही 2 नाइट्रोजन एटम, तो अब ये लोग आपस में ही 3 बॉन्ड बनाएंगे ना, क्योंकि दोनों को 3-3 बॉन्ड बनाने। सही है। अहमद, गॉट इट? जी सर। अच्छा जी। अब कोवलेंट बॉन्डिंग के ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते नहीं है जो आपके सिलेबस में आए।
आपने जो है ना क्या कहते हैं इनकी सिंपल ये जो यहाँ पे दिए मैंने हैंड आउट में ये प्रैक्टिस कर लेना। जैसे H2 है, ऐसे हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर ग्रुप 6 का है तो 2 बॉन्ड बनाता है। अब मैं डॉट एंड क्रॉस नहीं दिखा रहा हूँ लेकिन आप वो बना लेना। HCl ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन जो है अभी हमने देखा कि वो 3 बॉन्ड बनाता है। CH4 अभी हमने देखा है कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। इसी तरह C2H6, C2H4, C2H2 जो होता है एक कार, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए 2 कार्बन है तो 2 कार्बन आपस में 3 बॉन्ड बना रहे होते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड फ्लोरीन ग्रुप 7 का एक बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है। ब्रोमीन Br2 ब्रोमीन ब्रोमीन एलिमेंट ग्रुप 7 का है तो दोनों जो है वो एक एक बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि 7 ऑलरेडी है उनके आउटर मोस्ट शेल में, एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। सिमिलरली आयोडीन की भी यही कहानी है। तो ये प्रैक्टिस कर लेना, ये कोई इतना मुश्किल आपके पास आता नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे, पास पेपर के 1-2 क्वेश्चन कर लोगे तो यू विल बी गुड टू गो। अच्छा, तीसरी टाइप की जो हमारे पास बॉन्डिंग है ना, देखो अब जरा यहाँ पे समझने की कोशिश करना। हमने देखा कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 ट्रांजिशन एलिमेंट, और फिर हमारे पास ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7। ये लोग जब 1 2 3 ट्रांजिशन एलिमेंट जब इनके साथ कर रहे हैं तो आयनिक बॉन्ड कर रहे हैं। सही है। अच्छा, इसी तरह ग्रुप 4 5 6 7 ये लोग जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं ना, मतलब ये लोग एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं तो वो कोवेलेंट है। मतलब ग्रुप 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, और हाइड्रोजन भी इसी में इन्हीं के साथ हम काउंट करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। तो ये लोग एक दूसरे के साथ जब बॉन्डिंग कर रहे हैं तो वो कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ग्रुप 6 का जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 2 एटम आपस में बॉन्ड कर रहे हैं तो वो भी कोवेलेंट बॉन्ड कर रहे हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड कर रहा है तो वो भी कोवेलेंट है। क्लोरीन क्लोरीन ग्रुप 7 का है, वो भी कोवेलेंट है। कार्बन सिर्फ अगर किसी मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन एटम्स हो तो वो भी कोवेलेंट होता है। जैसे कि हमारे पास डायमंड है, उसमें एक कार्बन जो है वो बाकी 4 डिफरेंट कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है। इसी तरह जो ग्रुप 1 2 3 और ट्रांजिशन एलिमेंट, ये बेसिकली हमारे पास कहलाते हैं मेटल्स। और अगर जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है मेरे पास, सोडियम मेटल ग्रुप 1 का, अगर सोडियम ने सोडियम के साथ बॉन्ड बना के बैठा हुआ होगा ना अगर, तो वो मेटालिक बॉन्ड होता है। तो अगर मैं बहुत सारे सोडियम एटम्स एक जगह पे एक साथ रख दूं ना तो वो आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू मेटालिक बॉन्डिंग। तो मतलब ग्रुप 1 का कोई एलिमेंट अगर आपस में अपने साथ बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास सोडियम एलिमेंट है तो उसमें बहुत सारे सोडियम एटम एक साथ बॉन्ड बना के बैठे हुए होंगे और उस बॉन्ड को हम कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। इसी तरह एल्यूमिनियम के बहुत सारे एटम आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के बैठे होंगे। जैसे क्लोरीन क्लोरीन Cl2 बना के बैठा हुआ है ना, लेकिन 2 क्लोरीन जो है वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं। इसी तरह एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम जो है ना, फिर वो 2 एल्यूमिनियम एटम आपस में नहीं होंगे, वो बहुत सारे एल्यूमिनियम एटम आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के बैठे हुए होते हैं। और ऐसी बॉन्डिंग को फिर हम कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। और मेटालिक बॉन्डिंग ज़ाहिर है एज द नेम सजेस्ट के मेटल्स में ही होगी, उसका नाम ही मेटालिक बॉन्डिंग है। तो मतलब वो ग्रुप 1 का, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ही बॉन्डिंग होती है। अब वो हम बनाते कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सोडियम की मेटालिक बॉन्डिंग बनानी है, इसका सिंबल है Na। वो हम कैसे बनाते हैं? देखो इसको इस तरह से समझना कि अगर मेरे पास एक सोडियम एटम है और इसके मुझे पता है कि इसका प्रोटॉन नंबर होता है 11, 2, 8, 1। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो होता क्या है कि जो सोडियम का एटम है ना, इसके पास है 3 शेल्स। जो आखिरी वाला शेल है उसमें है 1 इलेक्ट्रॉन। बाकी इनर शेल्स में तुम्हें पता है पहले में 2 हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स है और लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इसके बराबर में एक और सोडियम एटम होगा। अच्छा, जो हर एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड। सही है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव, न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल। तो जब अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियस पे जो ओवरऑल चार्ज आएगा वो भी पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो हर एटम का जो न्यूक्लियस है ना वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है।
लेकिन सोडियम एटम की अगर हम बात करें तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना उसका, वो उसकी न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसके बराबर वाला जो सोडियम एटम है ना उसका भी न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, वो भी अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन ये लोग एक दूसरे से इतने करीब करीब होते हैं कि सोडियम का बराबर वाले सोडियम का, जैसे मैं इसको नंबरिंग दे दूं ना, ये सोडियम 1 हो गया, ये सोडियम 2 हो गया, तो सोडियम 2 एटम का जो न्यूक्लियस है ना वो सोडियम 1 एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होगा। ऐसा क्यों कर रहा है ये? क्योंकि ये अपनी आदत से मजबूर है, ये इसका न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव है, वो ना चाहते हुए भी अपने करीब आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। इसी तरह जो सोडियम 1 है ना वो भी कोई शरीफ नहीं है, उसका भी न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और वो भी दूसरे वाले सोडियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होगा। तो ये होता क्या है कि जब एडजेसेंट एटम्स एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो जहां उसको होना चाहिए ना, जो उसकी लोकल पोजीशन है, वो उसका थर्ड शेल है, सोडियम का शेल है, वो उसमें रह नहीं पाता। वो थोड़े से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स में, मेटेलिक एटम्स में, वो अपने शेल से बाहर निकल के बीच में आ जाते हैं इन दोनों एटम्स के, सारे सोडियम के एटम्स। अब इसमें देखो एक सोडियम एटम नहीं होगा, अभी बहुत सारे सोडियम एटम जो है वो एक साथ बैठे हुए हैं। अब ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं जैसे कोवलेंट बॉन्डिंग में ओवरलैपिंग होती है, दीज आर नॉट ओवरलैपिंग विद ईच अदर। तो बहुत सारे सोडियम एटम, जिसको इस तरह से समझो कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है कि एक सोडियम एटम है तो उसके आगे भी सोडियम एटम है, उसके पीछे भी सोडियम एटम है, उसके ऊपर भी सोडियम एटम है, उसके नीचे भी सोडियम है, इसके राइट पे भी है, उसके लेफ्ट पे भी है। सारे एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि इनके आउटर मोस्ट शेल में अपेरेंटली होने चाहिए थे, जो उनकी लोकल जगह थी जहाँ पे उनको होना चाहिए था, वो वहां पे नहीं रह पाते, वो निकल के जो है ना इन दोनों दो सोडियम एटम के बीच में आ जाते हैं। और बीच में आके किस तरह से, जैसे लाइक दिस, वो बीच में यूं यूं आ जाएंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो इनको होना कहाँ चाहिए था, आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में नहीं है, इनकी जो लोकल पोजीशन थी वो क्या थी, उनका आउटर मोस्ट शेल हर सोडियम एटम का, लेकिन वो वहां पे नहीं है, वो निकल के अपनी जगह से हट गए, डीलोकलाइज्ड हो गए, इन शॉर्ट दीज आर डीलोकलाइज्ड। तो इनको हम कहते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। और ये इतने सारे होते हैं और ना ये फ्रीली मूविंग हो जाते हैं। फ्रीली मूविंग का क्या मतलब है कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम के, ये इसके पास चला गया, ये इसके पास आ गया, तो जैसे समंदर की लहरें हिल रही होती है ना, इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन्स भी आगे पीछे हो रहे होते हैं। इसलिए इनका जो पूरा नाम दिया जाता है वो ये दिया जाता है, इज अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। और क्योंकि सोडियम का जो न्यूक्लियस होता है, सोडियम वो पॉजिटिव होता है और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल से दूर हो गया है, तो उस पे एक चार्ज भी आ जाता है, जिसको हम कहेंगे ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसलिए जो सोडियम एटम है उसको फिर हम कहेंगे कि वो मेटल पॉजिटिव या सोडियम मेटल पॉजिटिव आयन बन गया है। अगर जनरली सारे मेटल्स की बात करें तो हम कहेंगे कि ये मेटल पॉजिटिव आयन्स बन गए, and these metal positive ions are surrounded by sea of delocalized electrons। ठीक है। और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स की वजह, सराउंड होने की वजह से क्या हुआ है कि सारे के सारे जो सोडियम है ना, जैसे ये वाला जो मैं रेड में सर्किल कर रहा हूँ, ये वाला अपने ऊपर वाले सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स को भी खींच रहा है, नीचे वाले को भी खींच रहा है, बराबर वाले को भी खींच रहा है, आगे वाले को भी, पीछे वाले को भी। इसी तरह इसके बराबर वाला सोडियम, जो कि मैं ब्लू में कलर कर रहा हूँ, ये भी अपने बराबर वाले के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ऊपर वाले की भी, नीचे वाले की भी, आगे वाले को भी, पीछे वाले को भी। इसी तरह इसके बराबर वाला, ठीक है, जो मैं ऑरेंज में सर्किल कर रहा हूँ, वो भी यही काम कर रहा है, अपने बराबर वाले के इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाले के, नीचे वाले के इलेक्ट्रॉन। तो सारे एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को जब खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो ना ये छोड़ने के लिए तैयार, ना वो छोड़ने के लिए तैयार। तो जब तक ये एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ने के लिए तैयार होंगे, तब तक इनके बीच में एक बॉन्ड बना रहेगा। और वो बॉन्ड किस वजह से है? क्योंकि मेटल पॉजिटिव आयन जो है वो पॉजिटिव है, और ये लोग अट्रैक्ट किसको कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स को। और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव है। तो
अगेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास कौन सी आ गई, पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है डेट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से इनके बीच में जो बॉन्ड बन गया है उस बॉन्ड को हम कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। और मेटालिक बॉन्डिंग आप एग्जाम में शो किस तरह से करोगे, आप जरूरी नहीं है कि जो एलिमेंट लिखा हुआ है उसका सिंबल बीच में लिखो, आप सिर्फ इस तरह से मेटल पॉजिटिव आयन बना दो, ठीक है, और उसकी 2-3 लेयर्स बना दो, जैसे मैंने यहाँ पे 4 बना दी लेट से, और बीच में इस तरह से डैश लाइंस लगा दो, मतलब वो सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, और उसको लेबल जरूर कर देना कि दिस इज मेटल पॉजिटिव आयन and these are C of delocalized electrons, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मेटालिक बॉन्डिंग होती है ना, ये बहुत रेगुलरली अरेंज्ड है, दिस इज वेरी रेगुलरली अरेंज्ड। रीजन क्या है इसका रेगुलरली अरेंज्ड होने का, कि देखो मेटल पॉजिटिव आयंस दे आर रेगुलरली नहीं करा थी। देखो दीज मेटल पॉजिटिव आयंस, ये जो है ना इनकी लेयर्स जो है ये रेगुलरली अरेंज्ड है वन आफ्टर द अदर। तो इस और बहुत सारे मेटल पॉजिटिव आयन एक दूसरे के साथ बॉन्ड हुए हुए हैं, तो जो भी स्ट्रक्चर हमारे पास रेगुलरली अरेंज्ड होता है उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लैटिस, सही है। तो दिस इज वन लैटिस स्ट्रक्चर, और इसमें एक कोई मेटल पॉजिटिव आयन नहीं है, एक मेटल पॉजिटिव आयन उसके पीछे दूसरा, उसके आगे दूसरा, और सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं भाई, इसकी एग्जांपल समझ लो कि अगर मेरे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर जो है ना मैंने बहुत सारी बॉल्स रख दी हैं स्नूकर की, और उन स्नूकर की बॉल्स के बीच में जो स्पेसेस है ना उसके अंदर मैंने ग्लू भर दिया है। तो बॉल्स दो के एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं कर रही है, लेकिन ग्लू जो है वो एक बॉल से दूसरी बॉल को अट्रैक्ट करके बैठा हुआ है। इसी तरह ये जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक मेटल पॉजिटिव आयन और दूसरे मेटल पॉजिटिव आयन के बीच में बॉन्ड बनाया हुआ, और ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑब्वियसली सारे स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल है, मतलब ये इसके पीछे इस तरह से और मेटल पॉजिटिव आयन की लेयर्स होंगी, और दीज आर रेगुलरली अरेंज। रेगुलरली अरेंज्ड को हम कहते हैं लैटिस, और बहुत सारे मेटल पॉजिटिव आयन एक दूसरे के साथ बॉन्ड हुए हुए हैं, इसलिए इसका जो पूरा नाम होता है स्ट्रक्चर का, उसका नाम होता है जाइंट मेटालिक लैटिस। और जाइंट मेटालिक लैटिस, किसी भी स्ट्रक्चर के नाम के साथ अगर जाइंट लग जाता है तो उसका उस स्ट्रक्चर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट अगर तुम लोगों को नहीं पता है, तो मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है किसी भी सब्सटेंस का जिसके ऊपर वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप मेल्टिंग पॉइंट कह दो या बॉइलिंग पॉइंट कह दो, वो दोनों हाई होते हैं। तो यूजुअली मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स इज वेरी हाई ड्यू टू जाइंट मेटालिक लैटिस, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, रीजन ड्यू टू जाइंट मेटालिक लैटिस, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग बन रही है वो मेटालिक बॉन्डिंग है, एंड दीज लेयर्स आर वेरी रेगुलरली अरेंज्ड। ये इतनी ज्यादा रेगुलरली अरेंज होती हैं कि एक दूसरे पे इजीली स्लाइड कर जाती हैं। अगर मैं मेटल को प्रेस करूँ ना, तो ये हम मेटल्स के चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे कि जो लेयर्स हैं इनको अगर मैं फोर्स लगाऊं तो ये इतनी ज़्यादा रेगुलरली अरेंज्ड है कि ये एक दूसरे पे स्लाइड कर जाती हैं। जैसे अगर आप बहुत सारी बुक्स, एक बुक्स के ऊपर दूसरी बुक, दूसरी बुक के ऊपर तीसरी बुक पाइल अप कर दो, और बीच वाली किसी बुक पे आप फोर्स लगाओ तो वो स्लाइड करके आगे बढ़ जाती है। इसी तरह सिमिलरली मेटल्स में भी ऐसा ही होता है, ठीक है, जिसकी वजह से मेटल के पास 2 प्रॉपर्टीज आती हैं जिसको हम कहते हैं मेलेबल and ductile. Metals are malleable and ductile. अब ये भी हम मेटल्स के चैप्टर में आगे पढ़ेंगे,
बस यहाँ पे फिलहाल याद कर लेना कि मैलिबिलिटी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ अ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू शीट्स, मतलब मेटल्स को मैं हैमर कर करके इसको शीट्स की फॉर्म में भी बना सकता हूँ, और मेटल्स को मैं खींच के वायर की फॉर्म में भी बना सकता हूँ। मेटल्स देखे हैं ना, जैसे आयरन है, आयरन के अलॉयज और स्टील जो होता है वो बहुत सारी डिफरेंट शेप्स में हमें मिलता है। इसी तरह जैसे कार की बॉडीज है, दरवाजे हैं, सब अलग अलग शेप है। डक्टाइल क्या होता है, जैसे कॉपर वायर है, कॉपर मेटल है, उसको हमने वायर की फॉर्म में बनाया हुआ है। तो ये खैर ये आगे हम पढ़ेंगे मेटालिक बॉन्डिंग में। इसी तरह हमारे पास जो जाइंट मेटालिक लैटिस स्ट्रक्चर है, उसकी वजह से मेटल्स के का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ये एक्सप्लेनेशन भी हम लोग पढ़ेंगे मेटालिक बॉन्डिंग में, मेटल्स का जब चैप्टर पढ़ेंगे अलग से। लेकिन एक चीज याद रखना कि मेटल पॉजिटिव आयंस जो होते हैं, अगर किसी भी सब्सटेंस को मुझे मेल्ट करना है ना, तो उसके पार्टिकल्स मुझे दूर दूर करने होते हैं। क्योंकि अभी हमने काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी नहीं देखा है, लेकिन बचपन में जितनी भी आपने साइंस पढ़ी है, आपको पता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, तभी तो वो सॉलिड होता है। और जो लिक्विड्स के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर होते हैं, इसलिए वो लिक्विड होता है। और गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, इसलिए वो गैस होती है। इसी तरह अगर मुझे मेटल को मेल्ट करना है, मेल्ट मतलब उसको सॉलिड से लिक्विड स्टेट में लेके आना है, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग। तो मुझे इन मेटल पॉजिटिव आयंस को एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर करना पड़ेगा, और उनको दूर दूर करने के लिए जाहिर है इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हुई हुई है, जिसको हम मेटालिक बॉन्डिंग कह रहे हैं। तो अब मुझे इनको दूर दूर करना है, तो मैं क्या करूंगा, उनको हीट दूंगा ताकि वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएं। और उसके लिए मुझे इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, उसको ओवरकम करना पड़ेगा। और वो जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा मुझे हीट देनी पड़ेगी इसको एक दूसरे से दूर दूर करने के लिए। ठीक है, और इसका प्रॉपर वर्ड क्या है कि हीट इज सप्लाइड टू ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन मेटालिक बॉन्डिंग। और जब ये एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे तो ये मेल्ट हो जाएंगे, लेकिन दूर दूर करने के लिए बहुत ज्यादा मुझे हीट देनी है, और जितनी ज्यादा मैं हीट दूंगा किसी भी सब्सटेंस को मेल्ट कराने के लिए, उतना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। सही है शानदाना, कुछ क्लियर हुआ? बाकी फिर हम मेटल्स के चैप्टर में आगे देखेंगे मेटल्स को। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, हमारे पास 3 तरह की बॉन्डिंग है, आयनिक, कोवलेंट, मेटालिक। हमने तीनों तरह की बॉन्डिंग देख ली है। इनकी बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट से इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, हमें बेसिकली इनकी प्रॉपर्टीज को रिलेट करना आना चाहिए इनकी बॉन्डिंग से। कि अगर मैं कहता हूँ कि मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट है, तो क्यों है? बिकॉज मेटल का पास जाइंट मेटेलिक लैटिस होता है। अगर मैं कहूँ कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो मेटल्स क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? क्योंकि इनके पास सी ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, and these delocalized electrons are free to move, they can move. तो अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ो तो क्या होता है, करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट। तो जिस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं, वो करंट अपने अंदर से पास करवा सकता है, और वही सब्सटेंसेस अपने अंदर से करंट को पास कराने देंगे जिनके इलेक्ट्रॉन मूव हो सकते हैं, और उन्हीं के इलेक्ट्रॉन मूव होंगे जिनके इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, डिलोकलाइज्ड होंगे, मूव हो सकते हैं, जैसे कि मेटल्स। सिमिलरली, अच्छा, फिलहाल जब हम मेटल्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसकी डिटेल में हम लोग यहाँ पे जाएंगे, लेकिन आपको ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग है, ये आपको अभी ही याद करके रखनी है। मेटल जब पढ़ेंगे वो अलग बात है, उसमें और डिटेल में जाएंगे, लेकिन ये प्रॉपर्टीज अभी याद कर लेना, छोड़ना नहीं कुछ भी। कि मेटल्स जो है, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसका क्या रीजन है? दे हैव सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ये याद होना चाहिए। इसी तरह दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है, या इसको आप ये भी लिख सकते हो, बिकॉज दे हैव अ जाइंट मेटेलिक लैटिस। दोनों वर्ड यूज कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग का रीजन ही क्या है? क्योंकि जाइंट मेटेलिक लैटिस है, तो दोनों वर्ड यूज कर सकते हो। मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबिलिटी क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू बी इजीली ड्रॉन इनटू शीट्स। और डक्टिलिटी क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू बी इजीली ड्रॉन इनटू वायर्स। अगेन फिलहाल
तो ये आप लोग रट लेना, मेटल्स में हम डीप में जाएंगे, लेकिन ये याद जरूर होना चाहिए क्योंकि इस पे भी एक मार्क के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, और क्यों मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं उसका रीजन ये लिखा हुआ है कि मेटालिक लेयर्स आर रेगुलरली अरेंज्ड, दे हैव गैप्स सो दे कैन स्लाइड ओवर वन अनदर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना मेटालिक बॉन्डिंग दी आर गैप्स, अच्छा ये जो है इसकी जगह बेटर ये होता है, ये तो मैंने लिख दिया था, लेकिन बेटर इज के हम लोग जो है इसको लिखें कि मेटालिक लेयर्स आर रेगुलरली अरेंज्ड। सही है, अगर आप ये रेगुलरली अरेंज का वर्ड लिखोगे तो ये ज्यादा बेटर होता है। वैसे अगर आप गैप्स भी लिख देते हो तो मार्किंग की में वो स्लैश डाल के उसने 2-4 रीजनिंग लिखी हुई होती हैं। तो मेटालिक लेयर्स आर बेसिकली रेगुलरली अरेंज, दे कैन स्लाइड ओवर वन अनदर वेरी इजीली। मेटल्स में जो हम वर्ड यूज करेंगे वो रेगुलरली अरेंज का वर्ड यूज करेंगे, बट अगर आपने ये याद कर लिया है किसी ने, दे आर गैप्स अमंग द मेटल एटम्स व्हिच अलाउ एटम्स टू स्लाइड ओवर वन अनदर, तो ये भी उसको सही मानता है। यूजेस ऑफ मेटल्स क्या क्या होते हैं, मेटल कहाँ कहाँ यूज होते हैं देखते हो अपने अराउंड सराउंडिंग में, कुछ इनके यूजेस याद रख लेना, एक दो पूछ लेता है, दो यूजेस बता दो, एक यूजेस बता दो। केबल्स, वायर्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, कार बॉडी, एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। अगेन आयनिक बॉन्डिंग को भी हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज भी जो है वो उसकी बॉन्डिंग के हिसाब से ही रिलेट करेंगे। और अगर मैं आयनिक कंपाउंड को देखूं तो आयनिक कंपाउंड जो होता है उसमें एक कैटाइन होता है, एक एनाइन होता है, और वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जुड़ जाते हैं। जैसे मेटल में मैंने देखा ना कि बहुत सारे मेटल पॉजिटिव आयन रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं इन अ फॉर्म ऑफ जाइंट मेटालिक लैटिस। सिमिलरली आयनिक कंपाउंड में भी बहुत सारे कैटाइन और एनाइन, हम बना तो एक कैटाइन और एक एनाइन रहे थे ना, लेकिन असल में होता क्या है कि बहुत सारे कैटाइन और बहुत सारे एनाइन आपस में दे गेट रेगुलरली अरेंज्ड टू फॉर्म अ जाइंट आयोनिक लैटिस, और उसका लैटिस कुछ इस तरह से शेप दिख रहा होता है। इसमें देखो, इसमें खास बात क्या है कि अगर एक पॉजिटिव आइन मैंने बनाया है, जैसे ब्लू वाला जो है ना वो सोडियम आइन है, दैट इज पॉजिटिव, तो उसके आगे पीछे ऊपर नीचे नेगेटिव आइन ही होगा, पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि पॉजिटिव के ऊपर अगर पॉजिटिव होगा तो वो रिपेल करेगा, पॉजिटिव के बराबर में पॉजिटिव होगा वो भी रिपेल करेगा। अगर इसका लैटिस को इंटैक्ट रहना है, एक दूसरे के साथ रहना है, तो पहले एक पॉजिटिव आएगा तो एक नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव फिर नेगेटिव। दे positive and negative ions are alternatively and regularly arranged in a form of giant ionic lattice। अब इसका स्ट्रक्चर भी जो है वो जाइंट बन रहा है, तो जाइंट आयनिक लैटिस है तो आयनिक कंपाउंड के भी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। सही है, लेकिन आयनिक लैटिस में हमारे पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और ना ही ये आयंस दे आर नॉट फ्री टू मूव, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हुए हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नहीं है, यहाँ कोई सी ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड है दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सॉलिड स्टेट में दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सही है, अच्छा जी, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो भी आपने याद रखनी है कि दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब क्रिस्टल्स बनाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है ना, दिस इज आवर सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो कि हम लोग घरों में खाने में यूज करते हैं, तो देखा है ना ये क्रिस्टल की फॉर्म में बनता है, तो दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। ब्रिटल नेचर क्या होती है, ब्रिटल नेचर होती है कि अगर आप किसी चीज पे फोर्स अप्लाई करो तो वो बेंड होने से पहले टूट जाए, जैसे कि ग्लास है, ग्लास पे अगर आप फोर्स अप्लाई करो तो ग्लास कभी भी बेंड नहीं होगा, वो फौरन टूटेगा। इसी तरह आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं वो भी हमारे पास ब्रिटल इन नेचर होते हैं, फोर्स अप्लाई करोगे फौरन टूटेगा। अच्छा, दे आर हाई डेंसिटी कंपाउंड्स, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस वजह से है, ड्यू टू जाइंट आयोनिक लैटिस। ठीक है, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन एक्वस एंड मोल्टेन फॉर्म बिकॉज आयंस आर फ्री टू मूव।
लेकिन अगर मैं आयनिक कंपाउंड की सॉलिड में बात करूंगा ना, तो सॉलिड में दे आर नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर वो आयनिक कंपाउंड जो पानी में डालने पे डिसॉल्व हो जाए, क्या मतलब है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हुआ हुआ है, नॉट फ्री टू मूव आयनिक बॉन्ड आयनिक लैटिस में। लेकिन जब मैं सोडियम क्लोराइड को पानी में डालता हूँ, तुम्हें पता है नमक डिसॉल्व हो जाता है पानी में डालने पे, तो पानी में डालने पे बेसिकली इनके साथ होता है क्या है कि Na पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव आयन अलग हो जाएगा, और ये आयन जो होते हैं वाटर में फ्री मूविंग हो जाते हैं, मूव कर सकते हैं। और जब पानी में कोई भी आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व हो जाता है तो वो जो सोल्यूशन बनता है, इसको हम कहते हैं सोल्यूशन, और ये जो सोल्यूशन बनता है इसका नाम होता है एक्वस सोल्यूशन। एक्वस मतलब पानी, पानी वाला सोल्यूशन। और व्हेन दीज आयंस आर फ्री टू मूव, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स के बारे में एक चीज याद रखना कि आयनिक कंपाउंड जो है वो सॉलिड स्टेट में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड। लेकिन आयनिक कंपाउंड अगर एक्वस फॉर्म में है, मतलब पानी में डिसॉल्व हुआ है, डिसॉल्व इन वाटर, तो ये कहलाता है ऐसा सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट, एंड दिस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह अगर आयनिक कंपाउंड मैंने मेल्ट कर दिया है मोल्टेन फॉर्म में, तो मोल्टेन क्या है कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव मैंने एक दूसरे से दूर दूर कर दिया है, नाउ दे आर फ्री टू मूव बिकॉज़ लिक्विड्स कैन फ्लो। तो मोल्टेन स्टेट में भी आयनिक कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो है ना, हम पूरे केमिस्ट्री के कोर्स में कुछ 7 से 8 बार डिस्कस कर रहे होंगे, तो ये चीज तुम्हें याद हो जाएगी। फिलहाल अभी अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो ये नई नई लग रही होगी, लेकिन ये इतनी बार आएगी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कि कौन से कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते। तो समराइज करेंगे इसको इस चैप्टर के एंड में, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को भी। फिलहाल आपने काम ये करना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, यूजेस ऑफ आयनिक कंपाउंड ये पढ़ लेना, और व्हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज मच हायर देन सोडियम क्लोराइड, ये एक दो क्वेश्चन दिए हुए, ये भी देख लेना। तो यहाँ तक पेज नंबर 14 तक आपने कल तक ये सही तरह से रीड आउट करके इसमें से जो प्रॉपर्टीज हैं वो याद करके कल की क्लास में आना है, ताकि कल फिर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करें। ओके, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, वरना जो जाना चाहे जा सकता है।